आज हम पृथ्वीराज चौहान की कथा, उनकी पत्नी संयोगिता की कहानी और उनकी मृत्यु का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान की कथा और उनकी मृत्यु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता के ऊपर हमेशा संदेह बना रहा है। कुछ लोगों ने उन्हें प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है और कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है। यदि हम रासो को अप्रामाणिक मान लेते हैं तो फिर इस काल का इतिहास पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसको अर्ध प्रामाणिक मानना काफ़ी विद्वानों ने स्वीकार किया है, जो कि मैं इससे पहले आपको बता भी चुकी हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर रही हूँ, जो भी बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ किंवदंतियाँ या फिर पृथ्वीराज रासो के अंदर जिस प्रकार वर्णित है या अन्य विद्वानों ने जिस प्रकार उनकी कथा की प्रासंगिकता को, उनकी मृत्यु को बताया है, उसी की चर्चा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब हम आरंभ करते हैं। गोरी का सेनापति तातार मारूफ खां, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के आखिरी शासक, प्रचलित नाम पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में अजमेर, राजस्थान में हुआ था। वो चौहान वंश का था और पृथ्वीराज के पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान थे। पृथ्वीराज के दादा के द्वारा शिक्षित पृथ्वीराज को उनके दादा अनंगपाल तोमर ने बहुत कम उम्र से ही युद्ध और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया था। पृथ्वीराज का विविध विषय ज्ञान उन्हें साहित्य, गणित, संगीत और दर्शन में भी उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है और निपुण बनाता है। पृथ्वीराज चौहान गौरी मुस्लिम वंश के विरुद्ध था। पृथ्वीराज चौहान का विवाह पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के शासक थे और राजकुमारी संयोगिता से उन्होंने विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी का पूरी ताकत से विरोध किया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी दो ने हराया था और बाद में उनकी हार के बाद उन्हें मार दिया गया था। युद्ध 17 बार कौन जीता, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिकता पर संदेह, क्योंकि आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता की दृष्टि में संदिग्ध है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 17 बार पराजित हुआ था। चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार युद्ध का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिकता पर संदेह, क्योंकि आदिकालीन साहित्य ही प्रामाणिकता की दृष्टि में संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और 22वीं बार वह फिर से आ गया, लेकिन आधुनिक इतिहास के अनुसार तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। मोहम्मद गौरी से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का वर्णन इस प्रकार है। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सरस्वती सिरसा के पास पकड़ लिया गया और बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां पर उनकी आंखें फोड़ दी गईं। बंदी बनाने के पश्चात पृथ्वीराज की आंखें कहाँ फोड़ी गईं? बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और वहीं पर उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उन्हें अंधा कर दिया गया। चंदबरदाई कौन था और उसने पृथ्वीराज के लिए क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे, उनका एक मित्र था चंदबरदाई।
उनके मित्र चंद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के बंदी होने के बाद कवि चंद भी उनके पास पहुंच गए थे। पृथ्वीराज चौहान की दयनीय स्थिति को देखकर चंद का दिल दहल गया और उन्होंने मोहम्मद गोरी से बदला लेने की ठान ली थी। संयोगिता के विषय में बताइए और स्पष्ट कीजिए कि मोहम्मद गोरी का भारत आगमन क्यों हुआ। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के शासक थे और राजकुमारी संयोगिता से उन्होंने विवाह किया था। संयोगिता कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। वह जयचंद गढ़वाल इस विवाह के लिए राजी नहीं थे क्योंकि यह विवाह पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने साथ भगाकर किया था। इसीलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। इस बात को फिर से सुन लीजिए। इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद गोरी को भारत किसने युद्ध के लिए बुलाया और क्यों? कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता थी जिससे पृथ्वीराज ने जयचंद की मर्जी के बिना विवाह किया था। इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद गोरी एक लुटेरा था और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। हम अच्छे से जानते हैं गोरी एक लुटेरा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 22वीं बार वो फिर से आ गया। लेकिन आधुनिक इतिहास के अनुसार तराई के 2 युद्ध हुए और द्वितीय युद्ध था तो संधि की बातों में उलझा करके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस प्रकार से विश्वास में लिया कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की तरफ से निश्चिंत हो गया और अंधेरे का लाभ उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सोई हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। इस वजह से तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया था जो 1192 ईस्वी में हुआ था। अब आप इस संदर्भ को भली भांति जान चुके होंगे। पृथ्वीराज चौहान को अंधा बनाने वाली कथा स्पष्ट कीजिए। मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर हमला किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उनकी आंखों को लाल गर्म लोहे से जला दिया गया और उन्हें अंधा बना दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण से मारने की कहानी कुछ इस प्रकार है। पृथ्वीराज की गिरफ्तारी के बाद चंद कवि मोहम्मद गोरी के पास पहुंच गए। वहां उन्हें पृथ्वीराज की दयनीय दशा दिखाई दी और उन्होंने गोरी से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन जब पृथ्वीराज चौहान गोरी के दुर्व्यवहार से टूट चुके थे तो उन्होंने अपने दोस्त चंद बरदाई से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मैं उस व्यक्ति को मार पाऊं। तब चंद बरदाई ने कहा, मैं कल गोरी से आपके शब्द भेदी बाण चलाने की बात करूंगा। जब आपको इशारा करूं तो आप बाण चला देना। तो अगले दिन पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को राज दरबार में लाया गया क्योंकि मोहम्मद गोरी मानता था कि जो अंधा है वो कैसे बाण चला सकता है। इसलिए दोनों की बेइज्जती करवाने के लिए उसने उन दोनों को दरबार में बुला लिया। उन्होंने गोरी से पृथ्वीराज के शब्द वेदी बाण चलाने की निपुणता का वर्णन किया था। गोरी ने इस कला को देखने का निश्चय किया और स्वयं चंद कवि के साथ मंच पर विराजमान हो गए। वहां अंधे पृथ्वीराज को बुलाया गया। उसी समय चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए एक दोहा पढ़ा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस कविता का अर्थ कुछ इस प्रकार है। सुल्तान 4 बांस की दूरी पर है अर्थात 66 फीट, 24 गज 72 फीट, 8 अंगुल 6 इंच चौहान से
और कवि ने चौहान को उसे मारने का यह सुनहरा मौका नहीं गंवाने की सलाह दी थी। इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी जोर से बोला, शाबाश। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया। यह देखकर गौरी के अंगरक्षक दोनों पर टूट पड़े और उन दोनों को मार दिया गया। ये भी ऐसा बताया जाता है, इस पर भी संदेह है कि दोनों ने उन्हें मारा था। एक अगली कथा भी है जो मैं आपको बताऊंगी, उनकी मृत्यु ये कैसे हुई थी। कविचंद और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? कविचंद और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का उल्लेख रासों में इस प्रकार मिलता है। इस घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। गजनी में पृथ्वीराज चौहान और कविचंद एक दूसरे को कटार मारकर मर गए थे। हालांकि इतिहास में कहीं भी इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद संयोगिता का क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयोगिता ने जौहर का निर्णय लिया, तो उनकी सखियां भी साथ आ गईं। जौहर की तैयारियां होने लगीं। वहीं मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित सभी हिंदू महिलाओं को लेने के लिए आता है और मन ही मन सपना संजोता है कि उन्हें वो ले जाएगा, और यह सोचकर किले के बाहर उसने डेरा डाल दिया। लेकिन वहीं पर उसी समय संयोगिता जी ने अपनी सभी सखियों के साथ, सभी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। नोट: कहा जाता है पृथ्वीराज रासो का आरंभिक हिस्सा तो खुद चंद बरदाई ने लिखा है, और यह जो कहानी है किस प्रकार से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा, यह उनके पुत्र जलहर ने लिखा है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।